साल चल रहा है और 15 साल चलेगा भी, क्योंकि प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है। यही सारी बातें हैं। तो इकोनॉमी से जुड़े हुए टर्म के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। एक होता है बेटा हमारे पास समृद्धि दर, इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे इसी को? ग्रोथ रेट कहते हैं। समृद्धि दर, ग्रोथ रेट दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है सर स्थिर भाव पर, एक निकाला जाता है प्रचलित भाव पर। ठीक है, स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि की वार्षिक दर को क्या कहा जाता है? समृद्धि दर कहा जाता है। ये स्थिर भाव क्या होता है सर, और प्रचलित भाव क्या होता है, उसको समझना। जैसे कि भारत के अंदर अभी क्या होगा, त्योहारों का मौसम आएगा, दिवाली आएगा। अब दिवाली में जानते हो सर, कार, बाइक, दुनिया भर की चीजों सबका क्या होता है, सेल बढ़ जाता है। सेल बढ़ जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट देखती है कि उन 2-3 महीनों के अंदर जो भारत का ग्रोथ रेट है ना, कहां भाग गया, 12-13, कहां भाग जाता है, 12-13% का। अब दिवाली जब खत्म हो गई, सारा बैंक बैलेंस साफ हो गया, नवंबर दिसंबर में कोई परचेसिंग नहीं होती है, क्योंकि डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम तो मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो गया, कम हो गया। तो उस महीने दिसंबर महीने, जनवरी महीने का ग्रोथ रेट कितना होता है भाई, तो फिर सर हो गया 4%, 5%। तो एक बार 12% है, एक बार 4% है, तो उसको थोड़ी बताओगे सर कि मेरा इस बार महीने 12% है। सबको पता है, विदेशों में जाओगे तो क्रिसमस में क्या होता है, उनकी जीडीपी हाई चली जाती है, बाकी टाइम ठंडी पड़ी रहती है, ये सारी चीजें होती है। गर्मी में लोग परचेसिंग करने बाहर नहीं निकलते, सारा कुछ होता है। तो हर महीने जो निकल रहा है उसे कहते हैं प्रचलित भाव। क्या कहते हैं उसको? प्रचलित दर कहते हैं। हर महीने निकल रहा है, और साल भर का कम ज्यादा मिलाकर टोटल एवरेज करते हैं और बताते हैं कि साल भर का सर कम ज्यादा करके इतना रहा है, उस भाव को कहा जाता है स्थिर भाव कहा जाता है। और स्थिर भाव पर, सैचुरेटेड रेट पर जो हमारे जीडीपी का ग्रोथ होता है उसे क्या बताते हैं, ग्रोथ रेट। ठीक है, जीडीपी मान लो सर पिछले बार हमारे पास 100 ट्रिलियन रुपए, 100 ट्रिलियन था, आगे जाकर कितना हो गया, एक साल के अंदर बढ़कर वो 110 ट्रिलियन हो गया। तो कितने का ग्रोथ रेट आया सर? 10%। कितने का आया? 10%। बात समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी ग्रोथ रेट कहा जाता है। बात समझ में आई? अब सर देखो, ये जो ग्रोथ रेट है ना, इसको बताने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं। तो भारत का स्वयं बेटा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की एक ग्रोथ रेट रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है। दूसरा बताया था सर, एक होता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और एक होता है सर हमारे पास वर्ल्ड बैंक। एक क्या होता है बेटा? वर्ल्ड बैंक। आई होप सो दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड बैंक का ऑफिस, है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्ल्ड बैंक। ये सभी जो है एजेंसियां हर देश का, आरबीआई तो केवल भारत का, लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है दुनिया भर के देशों के ग्रोथ रेट, उनके जीडीपी के बारे में रिपोर्ट जारी करती है। क्या फायदा क्या होता है भाई उससे, रिपोर्ट जारी करने से? देखो, आप इन्वेस्टर हो सर, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए सपोज 2 बैंक है। एक बैंक कौन सा है? एसबीआई, और एक मान लेते हैं सर सिंडिकेट बैंक है। अब एसबीआई की रिपोर्ट आई है कि उसने वादा किया था अपने कस्टमर को कि 5% का ब्याज दूंगा 1 साल में। ग्रोथ अच्छी हुई, कितना दिया वो? 8% का ब्याज दिया। तो भाई एक संस्था थी आईएमएफ, बताई कि एसबीआई में पैसा क्या हुआ, पिछले साल 8% के रेट से बढ़ा और अगले साल 9% से रेट से बढ़ने की संभावना है। वहीं उसी संस्था ने सिंडिकेट बैंक का भी डाटा जारी किया, किसने वादा किया था 4% का, लेकिन दिया कितना परसेंट? 10% का रिटर्न दिया, और अगले साल भी अनुमान है कि 12% क्या देगा, रिटर्न देगा। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप बताइए कौन से बैंक में पैसा डालोगे? एसबीआई की सिंडिकेट में? सिंडिकेट में एसबीआई आपको 8% का ग्रोथ दे रहा है, सिंडिकेट कितना दे रहा है? 12% का दे रहा है। भाई मैं चाहूंगा ना कि मेरा पैसा क्या हो जाए, अगले साल 12% बढ़ जाए। तो जो देशों की ग्रोथ रेट की रिपोर्ट आती है ना, इससे बाहर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो देश की तरफ आकर्षित होते हैं कि सर इस देश की ग्रोथ रेट 7% की है, उसकी 6% की है, उसकी 3% की है। इस देश में अगर पैसा डालूंगा तो मेरा पैसा ज्यादा तेजी से क्या करेगा, तो ग्रोथ करेगा, क्योंकि इस देश की ग्रोथ रेट क्या है, बहुत अच्छी है। अब ये देखो सर, आरबीआई को उतना मानेंगे नहीं क्योंकि हमारे घर का है, लेकिन जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोल रहे नहीं यार अच्छा है, रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो हमारे यहाँ देश में कंपनियां नहीं आएंगी ना। इसीलिए ये सारी रिपोर्ट जारी की जाती है और इसका ये फायदा होता है, जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा जीडीपी में उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? सब चीजों का इंपैक्ट होता है सर देश के आगे बढ़ने में, आप पर, हम पर, हर चीज पर, हर ग्रोथ रेट का रिपोर्ट फर्क पड़ता है। नोट, किसी देश में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने की सबसे उपयुक्त माप क्या होती है, सबसे बेस्ट स्केल क्या होता है सर? पर कैपिटा इनकम, कि किसी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है
प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअल में सर आप ग्रोथ तो कर रहे हो पर आपके देश में पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, कोई फायदा नहीं। जैसे भारत ग्रोथ तो कर रहा है, बोल रहा है सर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 47 में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, इतना कि सर एक आदमी अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही पैसा कमाए तो एक साल में एक मारुति 800 भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि एक्सपेंस भी तो है भाई। एक्सपेंस निकालोगे तो एक्टिवा भी नहीं खरीद पाओगे एक साल के पैसे से। भारत की पर कैपिटा इनकम की समस्याएं ये हैं। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं सर। ये क्वेश्चन है बेटा कि आर्थिक समृद्धि को नापने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या होती है सर, तो पर कैपिटा इनकम होती है। चलिए अब आता है सर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक। डिपेंड किस पे क्या करती है सर, पर कैपिटा इनकम पर, दिखाते किससे है, HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब थोड़ा वापस चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया किसने था, पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। पहली बार इसकी रिपोर्ट जारी कब हुई, 1992 में। HDI को जारी करने वाला जो देश है वो कौन है, संस्था कौन सी है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है। अब ये जो सर HDI है किन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, पहला जीवन की प्रत्याशा, लाइफ प्रोबेबिलिटी, कि किसी देश का आदमी कितने सालों तक जीता है। तीसरा है सर पर कैपिटा इनकम, कि किसी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। और सर तीसरी है शिक्षा, कि वहां के लोग कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। भारत का HDI सुधारने के लिए कांग्रेस के राज्य में एक शिक्षा मंत्री आए थे, कपिल सिब्बल, नाम सुने कपिल सिब्बल का। उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर लोग पढ़े लिखे दर्शाने के लिए क्या किया, 5वीं को हटा दिया, 8वीं बोर्ड को हटा दिया, बोर्ड कहां पहुंचा दिया, 10वीं तक। ड्रॉबैक क्या हुआ सर, कि लोग पहले 5वीं में क्या होते थे, फेल, फिर 8वीं में क्या होते थे, फेल, और उसके बाद 10वीं पहुंचते थे। अब उसको नाम लिखने नहीं आता है, फिर भी कहां पहुंच गया वो, 10वीं में पहुंच जाता है, और उसके बाद 10वीं में 10 बार फेल, है कि नहीं, नंदू सबका बंधु, खेल खत्म, यही काम होता है। बात समझ में आ रही है। तो उस चीज को रिफॉर्म करने वाले थे कौन, नई शिक्षा नीति के अनुसार ये धर्मेंद्र प्रधान। हो गया जनजी आंदोलन, पद से हट गए। अब फिर से हमारे देश में 10वीं फेल अनपढ़ लोग घूमेंगे। मैं खुद जानता हूं, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे हैं कि 9वीं पहुंच गए, 9वीं में 3 बार फेल हो गए, स्कूल हाथ जोड़ लिया कि भाई हमको अब माफ करो करके, छोड़ दिया, उसको नाम तक लिखने नहीं आता है। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का। हमारा टाइम अच्छा था, 5वीं में 5 बार फेल सीधा, 6वीं में जाना है, 5वीं क्या करो, बंदा क्या हो रहा है, तो 5वीं में ना जो बच्चे नॉर्मल है वो निक्कर में आ रहे हैं, एक बंदा क्या आ रहा है, फुल पैंट में आ रहा है। समझ जाना क्यों, क्या हो चुका है, उसका 4था साल है, वो एक्चुअल में 9th का है वो। ये हुआ है आप लोग के साथ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, जनजी हमारे टाइम में होता था। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा आगे। अब सर किसके बारे में बात करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जब मैं पढ़ाया था तो ये बताया था सर कि ये काम क्या करता है। मैं ये नहीं बताया था सर कि इसकी स्थापना कब हुई, कौन कराया, इसके पेपर का नाम क्या होता है, सारा कुछ। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका गठन कब हुआ बेटा, 2 मई 1951 को, 2 मई 1951, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुख्यालय कहां है बेटा, दिल्ली। उप मुख्यालय कहां है सर, कोलकाता। ऐसे जितनी भी संस्थाएं होती है इन सबका हेडक्वार्टर कहां पे होता है, दिल्ली में, क्योंकि सारा भारत रेगुलेट कहां से हो रहा है जी, दिल्ली में। आंख बंद करके लगाना। अब हर साल बेटा क्या करता है, तो भारत में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। याद रखना, CSO की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, व्हाइट पेपर। भारत का सरकारी दस्तावेज क्या कहलाता है सर, व्हाइट पेपर। ब्रिटेन का है ब्लू बुक, चाइना का है येलो पेपर। चाइना का जो स्टैटिक्स होता है, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितने लोग को काम मिला, ये सारी जो बातें होती है वो किसमें आता है, येलो पेपर में। ब्रिटेन का किसमें आता है, ब्लू बुक में। और भारत को क्या कहते हैं, उसको व्हाइट पेपर, उसे कहा जाता है श्वेत पत्र। 2024 में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विभाग की भर्ती आई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो CSO का पेपर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो व्हाइट पेपर कहा जाता है, श्वेत पत्र को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल ईयर बुक कहा जाता है, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है, CSO। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कौन करेगा, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इनकम के बारे में क्या बताया था सर, कि कैसे निकालते हैं अपन, फॉर्मूला क्या बताया था, NNI प्लस
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हुआ था नेशनल इनकम। याद आ रहा है? चलिए देखो बेटा, ये कहानी पहले ही बता चुका हूं। इसकी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, उसके बारे में बताया किसने था? तो पीसी महालनोबिस ने। और उनका बर्थडे कब है? 29 जून। और इसी कारण सर विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। ये शायद ये बात पहले भी लिखा चुका हूं मैं, शायद याद आ रही है? थोड़ी बातें याद रहती है, रिकॉल होता है थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं सर अगला। उसके बाद NSSO, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि काम क्या करता है, पूरा देख लेते हैं। इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950। इसके बारे में भी कौन बताया था भाई कि ऐसा एक संस्थान होना चाहिए? पीसी महालनोबिस। फुल फॉर्म क्या है उसके नाम का? उनके नाम का प्रशांत चंद्र महालनोबिस। वेरी गुड। पुनर्गठन कब हुआ बेटा? 1970 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। देख बेटा, ये हमारे पास सर NSO प्लस CSO, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया? NSC बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन बना दिया गया 12 जुलाई 2006 को। तो उन सब का काम कौन देखता है सर? NSC देखता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो देखो सर, मैं आप लोगों को पिछली क्लास में ही कराया हूं, अगर आपको ध्यान में होगा तो, है ना? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र CSO द्वारा राष्ट्रीय आय गणना हेतु। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, कृषि एग्रीकल्चर वानिकी, मछली पालन, खनन और उत्खनन माइनिंग बताया था प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है सर निर्माण विनिर्माण, बिजली, जल आपूर्ति और गैस। अब बोलोगे सर जो हमारे घरों में नल आता है वो तो टाइप की सर्विस है। नल आने में क्या बताओगे? जो घर में नल पानी आता है उसको सर्विस बताओगे कि प्रोडक्शन बताओगे? उसको प्रोडक्शन रहेगा सेकेंडरी सेक्टर में, वो सर्वरी की सर्विस किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में। क्या बताओगे उसको? वो सर्विस है पानी पहुंचाना कि भाई मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, कैसे सर्विस है बताओ? और कोई मैन्युफैक्चरिंग बोलता है तो सर कैसे मैन्युफैक्चरिंग है ये बताओ। हाँ बताओ ना यार। सिर्फ मैं ही पढ़ाते रहूंगा तो हम लोग इतने बुद्धिजीवी भी तो नहीं है ना सर कि आधे घंटे का लेक्चर में बस रीड करते गया और आपके दिमाग में घुसते गया। उसको अरेंज भी तो करना है, क्योंकि पेपर में रटा हुआ तो नहीं रहेगा। हमको वहां पे लेना होता है फैसला, है ना? तो यहाँ पे सर बातें जब तक नहीं होंगी समस्या है। सर्विस पता कब कहते हैं? जब ना सीधा सीधा पाइप को कहां लगा देता? नदी में, और नदी से पाइप को मोटर से पंप करके वही लाल पीला हरा मछली के साथ क्या होता? हमारे पतीले में आ जाता। तब क्या कहते हैं उसको? सर्विस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? पानी को वहां से पंप करके डाला जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। कहां डाला जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पता है आपको दुर्ग जिले का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पे है? बटालियन देखियो, बटालियन जहां पे फिजिकल होता है उसके सामने में है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखियो बटालियन के सामने जाओगे ना तो राइट साइड है बटालियन और लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा एरिया बंद रहता है, वहां पे क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। वहां पे पहले उस पानी को लाकर उसमें क्लोरीन व्लोरीन दुनिया भर की चीजें मिलाकर पानी को शुद्ध पानी पीने योग्य पीएच वगैरह लेवल करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसके बाद सप्लाई हो रही है, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। गंदे पानी से क्या बन रहा है? साफ पानी प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए क्या है सर? वो तो जल आपूर्ति जो होता है ना बेटा, किस में आ जाता है सर? वो प्रोडक्ट में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है। बिजली की बात करें तो सर बिजली बस पहुंचाई थोड़ी जा रही है, बिजली को कोयले से बनाया भी तो जा रहा है। प्रोडक्ट है सर, तभी तो पानी क्या हो रहा है? 20-20 रुपए के बोतल्स में मिल रहे कि नहीं मिल रहे? बात समझ में आई? तो याद रखना बेटा, बिजली और पानी क्या है सर? प्रोडक्ट है। अगर जस का तस पहुंचा दिया कि सर पानी से नल से क्या कहीं मोंगरी भी निकल गया, कभी खोक्सी भी निकल गया, समझ लेना क्या है सर? वो सर्विस है। उसको बना रहे ना, शुद्ध कर रहे हैं। प्रोसेसिंग हो रही है सर, प्रोसेसिंग हो रही है मतलब क्या होगा? वो निर्माण हो रहा है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र एवं सेवा सर इसी को जानते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन आता है, ट्रांसपोर्टेशन, संचार कॉलिंग करते हैं, भंडारण स्टोरेज वो भी क्या एक प्रकार की सर्विस है, व्यापार एक प्रकार की सर्विस होता है, बैंकिंग, बीमा, होटल्स, रेस्तरा, विदेशी यात्रा ये सब क्या है? सर्विस में आता है। और शिक्षा ये सब किस में आता है बेटा? सर्विस में आता है। याद रहेगा? बात क्लियर हो गई? भारतीय राष्ट्रीय आय में योगदान का क्रम मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि भारत में सर ऐसा है
किसी डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्री है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। पर भारत का उल्टा है, सबसे ज्यादा किससे आता है, टर्सरी सेवा क्षेत्र से, और फिर किससे आता है, मैन्युफैक्चरिंग से, और फिर लास्ट में क्या आता है, प्राथमिक। भारत में जब दुनिया भर में लगता है ना स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो भारत में इस स्लो डाउन का असर थोड़ा देर से पड़ता है। पता है क्यों पड़ता है? चाइना की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। हर चीज जो यहाँ पे यूज कर रहे हो आप लोग, जो बना हुआ है वो कहाँ का है, चाइना का है। आपको पता है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, समझ नहीं आ रही, ध्यान सुनना। अब सर चाइना के साथ दिक्कत क्या है कि जैसी मार्केट में डिमांड क्या होता है, कम होता है, उसके यहाँ सप्लाई बंद हो जाती है। इधर पहले क्या हुआ, सप्लाई बंद, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बंद। अब कंपनी वाले प्रोडक्शन बंद होने के कारण तुरंत से क्या नहीं करते हैं, तो लोगों को काम से नहीं निकालते, पता है कि नहीं, कुछ क्या करते हैं, वेट करते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना। अगर 3 महीना भी काम नहीं चला तब क्या होगी, तो सेवाएं बंद की जाएगी, छटनी की जाएगी। तो पहले दिन से प्रोडक्शन बंद हो गया, मतलब चाइना काम तो क्या हो गया, बंद हो गया। बाकी की मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा था। भारत के लोग किस में लगे हुए हैं, सर्विस में। तो हमको 2 से 3 महीने का फिर भी क्या होता है, पेमेंट मिल जाता है, काम चल जाता है। सर जब हम कौन सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में। तो इकोनॉमी के स्लो डाउन का असर तो पड़ता है, लेकिन भारत को टाइम मिलता है 1 महीना 2 महीना और 3 महीना। बात समझ में आ रही है? स्लो डाउन आने पर भी 3 महीने में कई बार क्या होता है कि मामला रिवर्स हो जाता है, फिर से काम मिलने लगता है, फैक्ट्रियां चालू हो जाती है। नुकसान मालिक का हुआ, मैन्युफैक्चरर का हुआ, काम वाले को क्या करना है, सर काम कर रहे हैं। समस्या कब होती है, जब मामला लंबा खिंच जाता है, तब फिर क्या होता है, हमको समस्याएं हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सर हमारे पास आता है भारत में प्रति व्यक्ति आय, एकदम सर न्यू डेटा है, एकदम न्यू। ठीक है, ध्यान सुनना। मोबाइल थोड़ा सा ना साइलेंट कर दिया करो, मम्मी पापा का फोन रहा था तो उठा लिया करो। अनकॉन्शियस लोग तो वैसे भी वेट कर लेंगे, है कि नहीं। वैसे भी हमारे कुछ करने ना करने से दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है आजकल, है कि नहीं, तो पहले उस लायक बन जाते हैं। स्थिर मूल्य पर देखो सर, आधार वर्ष जो होता है 11 और 12, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1,14,710। यह नवीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रियल टर्म डेटा पर आधारित है। अब ये आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर, इसको सुनना। भारत में बेस ईयर अभी चेंज हुआ है, लेकिन वो अप्रैल से क्या हो जाएगा, लागू होगा। देखो बेटा, बेस ईयर समझना सर क्या होता है कि देखो किसी भी देश की इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ रेट होता है, उसको निकालने का बेस ईयर होता है। जैसे कि मान लिया कि 2011 को भारत की इकोनॉमी में 11 और 12 को बेस ईयर माना गया है। ठीक है, माना सर इस समय हमारी इकोनॉमी कितनी थी, टोटल 100 ट्रिलियन की थी। 2013 में कितना मिला सर, तो मान लो कि 700 ट्रिलियन अपने को मिला, 7 ट्रिलियन मिला, तो कितना ग्रोथ रेट मिला अपने को, 7% का। अब टोटल पैसा मेरा कितना हो चुका है, 1,07,000। और अगले साल फिर क्या होगा सर कि 2014 में मेरे को फिर से 7 ट्रिलियन की और कमाई हुई। तो बेटा 100 पर 7 तो 7% होता है, लेकिन 107 पर 7 क्या 7% होता है? अब आप बताओ मेरे को। जब 107 हो गए नीचे वैल्यू, तो ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7, 6 के आसपास या 6 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ग्रोथ रेट को सर ऐसे नहीं माना जाता। ग्रोथ रेट में इसको लिया ही नहीं जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आएगा किस पे कैलकुलेट होगा, वो 100 पे, क्योंकि बेस ईयर सर ले लिए 100। 2015 पे अगर 8% का ग्रोथ हुआ तो 100 पर 8%। अगर सर मान लो कि 9 ट्रिलियन आ गया 2016 पे, तो 100 पर 9 क्या हो जाएगा, 9 ट्रिलियन। अगर मैं सारी वैल्यूज को जोड़ते जाऊंगा ना बेटा, तो ग्रोथ रेट उतना आएगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं बेस ईयर। 10-12 साल में चेंज होता है सर। इस बार अप्रैल 2027 से क्या होगा, चेंज होगा। और जस्ट 10 साल पहले लगभग 2017 क्या माना जाएगा, 17-18 को बेस ईयर कंसिडर करेंगे। अभी क्या चल रहा है सर, 11 और 12। तो भारत का जो बेटा हमारे पास पर कैपिटा इनकम बेस ईयर 2011-12 में कितना था, 1,14,710, याद रहेगा। अभी कितना है सर करंट में, 2025 से 2026 कितना है, 2,05,324। करंट का डेटा है 2,05,324, याद रहेगा। तो बताओ सर हमारा पर कैपिटा इनकम कितना हो चुका है। मतलब घर में अगर हम लोग 5 लोग हैं तो हमारी फैमिली इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। तो हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कम कमा रहे हैं, और इससे कम है सर तो फिर हम लोग पर कैपिटा इनकम भी नहीं कमा रहे हैं। याद रखना सर, घर में 2 कमाने वाले हो, 3 बच्चे हैं,
तो उसके हिस्से का पैसे कमाने की जिम्मेदारी आपकी है, इवन मेरी भी। मेरा बच्चा अगर पैदा हो गया है तो उसकी भाई पर कैपिटा इनकम चालू हो चुकी, जनगणना में गिनती हो चुका है, तो अब मेरे को अपने हिस्से का तो कमाना है 2 लाख, उसके हिस्से का भी कितना कमाना है 2 लाख, कितना का है 4 लाख। अब मेरी वाइफ हाउस वाइफ हो गई, कितना 6,15,972 रुपए कमाना है। बात समझ में आ रहा है? कैलकुलेट करके बताए तो 6,15,972 रुपए इंटू करना 300 तो नहीं आएगा। मेरे पे जिम्मेदारी है उतना पैसा कमाने की। हर साल अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूं भाई, मेरी वाइफ को भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी हाउस वाइफ से क्या बनाना पड़ेगा, वर्कोहॉलिक बनाना पड़ेगा, उसको भी काम में भेजना पड़ेगा। समस्या तो है। सर जो एक्स्ट्रा पैसा कौन कमा रहा है फिर? वही अंबानी अडानी, वो हमारे हिस्से का तो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये होता है पर कैपिटा इनकम। सर तो इसको याद रखना, 25-26 कितना है, 2,05,324। ये वाला अलग अलग मोबाइल में अलग डाटा आएगा, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं। चलिए अब यहां पर आते हैं बेटा हम लोग, यहां पर देखो लास्ट स्लाइड बता देता हूं, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना का महत्व क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। नेशनल इनकम आखिर हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं? डीजे बजा देते हैं क्लास में। चलो देखो, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना आवश्यक क्यों होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। इधर आपको समझ में तो आ रहा होगा ना बेटा, ये बहुत ज्यादा लैंग्वेज तो नहीं हो रहा है ना, इधर नहीं हो रहा ना। राष्ट्रीय आय की गणना से विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण करने तथा उनके क्रियान्वयन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। सर राष्ट्रीय योजनाओं घर के इनकम से समझना, कहानी बस इतनी सी है कि मेरे जेब में 1 लाख रुपए है, मार्केट जा रहे हैं हम लोग सोना लेने के लिए, मेरी वाइफ मुझसे बोल दिया चल तो दिलाता हूं सोना करके, और वहां जाकर क्या कि 3 तोले का हार निकलवा दी, लेना है तो यही लेना है करके मेरा पति मेरे पास सोना दिलाने वाला है। पॉसिबल है क्या? आज के डेट में 1.5 लाख रुपए सोना चल रहा है, कम से कम 3.5 लाख 4 लाख चाहिए। मेकिंग वेकिंग चार्जेस ले लेकर हाथ पर जोड़ जाकर कम करा लूंगा, फिर भी 470 के आसपास तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? तो क्या ले पाऊंगा क्या? नहीं भाई, मुझे अपनी वाइफ को बताना पड़ेगा 1 लाख रुपए है, 1 लाख के अंदर तेरे को जो चाहिए होगा ले लेना। और दुकान जाएगी, भैया 1 लाख में क्या आएगा? टॉप्स आएंगे मैडम, टॉप्स दिखाओ। बनी योजना भाई। तो भारत हर साल जीडीपी से कितना अर्न करता है, जितना पैसा हम कमाते हैं या कमाने की संभावना है, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, प्लान बनाते हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार हर साल क्या कर रही है, तो महतारी बंधन योजना बांट रही बेटे 1,000 रुपए, 22 किस्तों के अंदर 14,000 करोड़ बांट चुकी थी। क्यों बांट चुकी है सर? उसको पता है कि हम इन योजनाओं से टैक्सेस से मिनरल्स बेचकर इतना पैसा अर्न कर लेंगे। अदरवाइज दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। बात समझ आ रही है? तो भाई राष्ट्रीय या नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, तो क्रियान्वयन कर सकते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंस की रूपरेखा क्या होती है, निर्धारित होती है। भाई आपका बैंक बैलेंस डिसाइड करता है और आपका इनकम डिसाइड करता है कि आप कोचिंग बाइक से आओगे कार से आओगे, नहीं डिसाइड करता। तो भाई देश भी डिसाइड करेगा सर कि अभी देश के लोग लोकल ट्रेन में चलेंगे कि बुलेट ट्रेन में चलेंगे, वो डिसाइड कौन करेगा? नेशनल इनकम। आय का मतलब होता है सर इनकम, व्यय का मतलब होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, हमारा खर्च। राष्ट्रीय आय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने व विभिन्न क्षेत्रों के प्राथमिकताओं को निर्धारण भी किया जाता है। हमारे देश में कितनी इनकम देखो ना, अभी चाइना कितना ज्यादा क्या कर रहा है, 5th जनरेशन के प्लेन्स ले रहा है, फाइटर प्लेन्स। पाकिस्तान भी चाइना से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। पर भारत क्या खरीद रहा है? राफेल खरीद रहा है। वो भी चाहे तो खरीद सकता ना, 500-600 प्लेन खरीद लिए, हमला कर रहे, लड़ रहे हैं, पर नहीं कर सक रहे हम लोग। क्यों नहीं कर सक रहे? भाई हमारी जितनी इनकम है उसके हिसाब से हम अपना एक्सपेंडिचर सेट करते हैं कि भाई शिक्षा को इतना देना है, डिफेंस को इतना देना है, रेलवे को इतना देना है, फूड सिक्योरिटी के लिए इतना देना है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना देना है। बात समझ में आ रहा है? पुल्स को, ब्रिज को, हाईवेज को डेवलप करने के लिए इतना देना है। अब सर जेब में 100 रुपया पड़े हैं, 1,000 का प्लान बनाओगे तो कर्ज में जाओगे, डेफिसिट में जाओगे ना भाई। तो सर इसके लिए जरूरी क्या होता है? नेशनल इनकम। क्लियर है? ये राष्ट्रीय आय के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। सर हम टारगेट सेट किए रहते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर से इतना टैक्स आएगा, सेकेंडरी सेक्टर से इतना आएगा, टर्सरी से इतना आएगा, फिर कैलकुलेट करते हैं सर सेकेंडरी से तो क्या हुआ, पैसा ही नहीं आया, इसका मतलब हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर डाउनफॉल में जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्लान चलाती है। जैसे भी देखो भारत में जितनी भी कारें थी नॉर्मल रेंज की, उसको गवर्नमेंट कितने पर रखी थी? 18% पे। कितने पर रखी थी? 18% के टैक्स स्लैब में रखी थी। तो अगर मैं 1 लाख रुपए कार ले रहा हूं तो 18,000 रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ता था। अब देखिए भाई कि हम लोग का जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में, कार सेक्टर बहुत जा रहा है लॉस में। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया एक काम करते हैं, इसको 18% के स्लैब से निकालकर 12% के स्लैब में डाल देते हैं।
जैसी 12% का स्लैब में डाला, जो कार 1 लाख की होती थी 18% देखकर 1,18,000 की मिलती थी, अब वो कितनी मिल रही है? 1,12,000 में 6,000 बचा है। तो मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो लोगों के अंदर क्या हुआ कि अरे यार मैं ना 2 लाख की बुलेट ले रहा हूं, उससे 2.5 लाख की बुलेट ले रहा हूं, 3 लाख में तो क्या आ रही है यार? कार आ रही है। गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया है? कम कर दिया है। बात समझ में आई? तो कारों का सेल बढ़ा। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके बूस्ट किया जाता है। और कई सेक्टर एकदम अगर आईसीयू में गए हैं तो उनको डायरेक्ट क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग का बिजली बिल रिपीट क्या होता है? कुछ भी कम नहीं होता है, पूरा पूरा लगाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियों का पता है 1 महीने का बिजली बिल कितना आता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, पता है आप लोग को? और रिपीट कितना होता है? 50%। 2 करोड़ आया ना तो 1 करोड़ पता, और 1 करोड़ क्या है? छूट दे दिया। इससे क्या है? इंडस्ट्रीज जिंदा रहती है। अगर वो रिबीट उसको नहीं मिलेगा भाई तो फिर क्या होगा? वो सर वो भी कर्ज के लोड में जाएगी, इंडस्ट्री क्या करेगी? बंद करेगी। ये सारा कुछ होता है। तो ये डिसाइड कैसे होगा सर? तो अगर अपने को नेशनल इनकम के बारे में पता है तो बस समझ आ रही है, यही होता है बेटा, ठीक है। और नॉर्मल फैमिली का बंदा इसी को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, जिसके घर फैमिली इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। कि गर्मी में वाटर पार्क जाना है कि तरिया से काम चलाना है, बात समझ में आ रही है? ये क्या डिसाइड करता है? आपकी नेशनल इनकम। आपके हाथ में आईफोन हो या फिर S24 अल्ट्रा हो या फिर रियलमी का नॉर्मल सा फोन हो, ये कौन डिसाइड करता है? तो आपके घर की इनकम, हाउस इनकम, HI। तो देश बेटा डिसाइड क्या करता है? नेशनल इनकम करता है। क्लियर है ये? तो आज क्या करता है, इसको इतना पर रोक देते हैं। ज्यादा नहीं है, 2-4 स्लाइड क्या होंगे इसमें और बचे हुए होंगे, ठीक है। बस ज्यादा नहीं है, 1-2 स्लाइड है, बस खत्म करा देंगे, ठीक है। ये खत्म कर ही दे, इसको कर दें। चलो 2-3 लाइनें बस खत्म ही कर देते हैं ना। कल मस्त पढ़ाऊंगा बैंकिंग।